प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बीए थर्ड ईयर के अंदर अपना टॉपिक है नेतृत्व। लोक प्रशासन के अपने इस पुस्तक के अंदर अपन ने लोक प्रशासन की अवधारणाएं, लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन देखेंगे कि लोक प्रशासन के अंदर किसी भी संगठन का नेतृत्व करने के लिए उस नेतृत्व के अंदर क्या गुण होने चाहिए, नेतृत्व का क्या अर्थ होता है एवं नेतृत्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं नेतृत्व कहते किसे हैं। नेतृत्व किसे कहते हैं, जैसे अर्थ इसका क्या होगा। एक दी हुई स्थिति में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया को नेतृत्व कहा जाता है। तो नेतृत्व के अर्थ से स्पष्ट है कि यह एक तरह की स्थिति है या एक तरह की अवधारणा है। इस अवधारणा के अंदर एम क्या है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति या व्यक्ति समूह भी हो सकता है, उस समूह के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित करना कि सारा का सारा मानव समूह जो है वो उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाए, और इस अग्रसर करने की प्रक्रिया को नेतृत्व कहा जाता है। दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि यह एक दी हुई स्थिति है, संगठन का एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो नेतृत्व करता होता है वह व्यक्ति एवं समूह को एक निश्चित दिशा की तरफ ओरिएंट करने के लिए उसको प्रभावित, उसके व्यवहार को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। अब अगला बिंदु है अपना नेतृत्व के प्रकार या नेतृत्व की शैलियां। अब अपन दूसरा इसका बिंदु लेते हैं। नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट होने के बाद में अपन आते हैं नेतृत्व की शैलियां। नेतृत्व की शैलियां या नेतृत्व की कौन कौन से तरह के, किस किस तरह के नेतृत्व होते हैं। सबसे पहला है अधिनायकवादी नेतृत्व। अधिनायकवादी नेतृत्व। अधिनायकवादी नेतृत्व से तात्पर्य यह है कि जो नेतृत्व करता होता है वह इसमें ऑटोक्रेटिक बिहेवियर करता है। जो नेता होता है, जो लीड करता है समूह को, वह अपने निर्णय लेते वक्त समूह से किसी भी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं करता है, और जो समूह करता उसके अनुयायी होते हैं उनके द्वारा अवश्य में इस अधिनायकवादी व्यक्ति के आदेशों का उनको पालन करना पड़ता है। जैसा नेता उनको कहेगा उसके अनुरूप ही उनका व्यवहार और उनका आचरण होना चाहिए। अगर उसके अनुयायी उसके नेता के अकॉर्डिंग टू व्यवहार नहीं करते हैं तो वह उन्हें सजा भी दे सकता है, जैसे उनको नौकरी से निकाल सकता है, उनका पद अवनति कर सकता है, उनके वेतनमान में कटौती कर सकता है। तो इसमें जो संप्रेषण होता है, जो वन साइडेड होता है, अनुयायियों का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में या शासन प्रशासन में उस तरह की भागीदारी नहीं होती है। संपूर्ण शक्ति जो होती है वह अधिनायक जो उसका लीडर होता है उसके हाथ में रहती है। अनुयायियों का इसमें कोई भी सक्रिय सहभागिता का आवरण नहीं रहता है। अधिनायकवादी नेतृत्व उस स्थिति में सफल हो जब उसके आदेशों के अंदर तर्क संगतता हो। अगर उसके आदेशों में तर्क संगतता नहीं है तो अधिनायकवादी नेतृत्व जो होता है वो कुछ समय बाद में असफल भी हो जाता है।
अब इसका दूसरा जो प्रकार है वह है स्वेच्छावादी नेतृत्व। स्वेच्छावादी नेतृत्व अधिनायकवादी नेतृत्व से मिलता जुलता है या इसके करीब करीब एक जैसी अवधारणा है। स्वेच्छावादी अवधारणा अधिनायकवादी अवधारणा से इस अर्थ में भिन्न है कि अधिनायकवादी नेतृत्व के अंदर जो नेता होता है, जो लीडर होता है, जो लीड करता है समूह को, उसके द्वारा अपने अधीनस्थों की इच्छाओं का या उनके कल्याण के बारे में किसी भी प्रकार का नहीं सोच विचार किया जाता है। जबकि स्वेच्छावादी नेतृत्व के अंदर जो स्वेच्छावादी नेतृत्व होता है, जो लीडर होता है, वह अपने अनुयायियों के कल्याण के लिए कार्य भी करता है। वह अपनी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अनुयायियों को शामिल नहीं करता, उसके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन उसके अनुयायियों को अवश्यमेव करता है, उसमें किसी भी प्रकार का इफ एंड बट नहीं रहता है। लेकिन इसमें एक मानवीयता का हल्का पुट होता है, किसमें? स्वेच्छावादी नेतृत्व में। इसमें स्वेच्छावादी नेतृत्व शासन प्रशासन तो ऑटोक्रेटिक वे में करता है, लेकिन शासन प्रशासन के किसी एक कोने के अंदर अगर उसके अनुयायी उसके अकॉर्डिंग टू व्यवहार करते हैं या उसके खिलाफत नहीं करते हैं, तो वह उनके कल्याण के कार्यों के अंदर भी रत रहता है। इस तरह का आंदोलन भी शॉर्ट टर्म के लिए तो सफल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्वेच्छावादी नेतृत्व, व्यक्ति अगर स्ट्रांग है, व्यक्ति अगर अच्छी विल पावर का है, व्यक्तित्व का धनी है, तो इस तरह का नेतृत्व सफल हो सकता है। अन्यथा जैसे ही नेतृत्व कमजोर होगा, स्वेच्छावादी नेतृत्व की स्थिति वो जो ढुलमुल बन जाती है। अगला जो तीसरा प्रकार है वह है स्वच्छंदतावादी नेतृत्व। स्वच्छंदता नेतृत्व, स्वच्छंदता नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वह अपने अनुयायियों को या अपने जो पीछे चलने वाले होते हैं उनको खुला छोड़ देता है। स्वच्छंद क्या करता है? वह स्वच्छंद। यहां पर दोनों नेतृत्व के शैलियों के अंदर आदेश जो होते हैं वो हमेशा ऊपर से आते हैं, जैसा उनका नेता कहेगा उसके अकॉर्डिंग टू उसके अनुयायियों को बिहेवियर करना है। लेकिन स्वच्छंदतावादी नेतृत्व के अंदर जो लीड करने वाला व्यक्ति होता है, वह अपने अनुयायियों को कार्य को करने के लिए पूरी खुली आजादी देता है, उन्हें स्वच्छंद छोड़ देता है कि वह किसी भी कार्य करने को अपने स्तर पर ही निर्णय लें और अपने स्तर के अकॉर्डिंग टू जो भी उनको उचित लगता है वह कार्य करें। इसके अंदर जो लीडर होता है वो अनुयायियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। अब स्वच्छंदतावादी नेतृत्व उसी स्थिति में सफल हो सकता है जब उसके जो नीचे वाले अनुयायी हैं वो पर्याप्त रूप से समझदार और कार्यकुशल और निष्ठावान होते हैं। अगर नीचे वाले कार्य करने वाले अनुयायी जिनको खुला छूट दी गई है कार्य करने की, अगर वह कार्य करने के प्रति दक्ष नहीं है, संस्था या संगठन के प्रति निष्ठावान नहीं है और पर्याप्त रूप से उनमें समझदारी और बुद्धिमानी का तत्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यह स्वच्छंदतावादी नेतृत्व जो होता है वह असफल साबित होता है और इसके अंदर पूरी व्यवस्था के अंदर, पूरे संगठन के अंदर अव्यवस्था का माहौल पैदा हो जाता है। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से कार्य करने की छूट मिल जाती है तो नेतृत्व के अंदर सामंजस्य की एक बहुत बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है और जो संस्था या संगठन का जो एकमेव लक्ष्य होता है वह कमोबेश रूप से धूमिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्वच्छंदतावादी नेतृत्व की भी अपने कुछ सीमाएं हैं। नेतृत्व का चौथा और सर्वमान्य जो प्रकार है वह है लोकतांत्रिक नेतृत्व, जिसकी अभी इस वर्तमान युग के अंदर आवश्यकता है, जिसका अनुपालन बहुत ज्यादा किया जाता है। चौथा नेतृत्व का जो प्रकार हमारे सामने आता है वह है लोकतांत्रिक नेतृत्व। नेतृत्व की इन शैलियों में वर्तमान के समय के अंदर जो सबसे अधिक प्रचलित शैली है संगठन के अंदर है वह है लोकतांत्रिक नेतृत्व। लोकतांत्रिक नेतृत्व से अभिप्राय यह है कि नेता और जो अनुयायी होते हैं
उनके संबंध लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो नेता होगा वह प्रत्येक कार्य को करने से पहले अपने अनुयायियों से पर्याप्त रूप से विचार विमर्श करेगा और उसी कार्य को करेगा जिसके संबंध में उसके अनुयायी उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, और किसी भी कार्य को अपने अनुयायियों पर थोपेगा नहीं। वह किसी भी कार्य को करने से पहले अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, अपने जो नीचे काम करने वाले होते हैं, उनको विश्वास में लेता है और अपने द्वारा दिए गए आदेशों की तर्क संगतता उनके मध्य में साबित करता है। उनको अपने कार्य के प्रति या अपने संगठन के लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर नेतृत्व उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। उनकी काम करने की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छा वेतनमान मिलना चाहिए, और वो सभी कार्य जो एक इंसान के रूप में संस्था या संगठन के प्रति व्यक्ति को निष्ठावान बनाते हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए लोकतांत्रिक नेतृत्व सबको एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति का इसके अंदर बढ़ावा दिया जाता है और व्यक्ति सभी व्यक्तियों का सकारात्मक सहयोग लेकर अधिकतम उत्पादन की ओर या अधिकतम आउटपुट की ओर बढ़ने का प्रयास संगठन के अंदर किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नेतृत्व की चार शैलियां हैं, जैसे अधिनायकवादी नेतृत्व, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, स्वेच्छावादी नेतृत्व, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, और एक स्वच्छंदतावादी नेतृत्व। लेकिन वर्तमान समय के अंदर सबसे अधिक जो प्रचलित है वह है लोकतांत्रिक नेतृत्व। तो इन लोकतांत्रिक शैलियों के आधार पर अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक नेतृत्व के द्वारा वर्तमान समय के अंदर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। कमोबेश सभी नेतृत्व की शैलियों के अंदर या नेतृत्व के प्रकारों के अंदर कार्य जो होते हैं वह एक जैसे ही होते हैं। चाहे नेतृत्व की कौन कौन सी शैली है या नेतृत्व के कौन कौन से प्रकार हो, उन सभी प्रकारों के अंदर एक ही तरह के कार्य करते हैं। तो इनके कार्य के बीच में सबसे पहला है अपने अधीनस्थों की, सबसे पहला कार्य अधीनस्थों की भावनाओं को समझना एवं उनका समाधान करना। नेतृत्व का सबसे पहला कार्य, क्योंकि नेतृत्व को अपने सारे कार्यों को कराने का जो उसका दारोमदार होता है वह उसके अनुयायियों के ऊपर होता है, और अनुयायियों का संपूर्ण सहयोग तभी व्यक्ति को प्राप्त होगा जब उनकी व्यक्ति की या अनुयायियों की समस्याओं का समाधान किया जाए, उन समस्याओं को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए। अगर अधीनस्थों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जाएगा तो वो संगठन के प्रति निष्ठावान होकर कार्य करेंगे, और उनकी समस्याओं को अगर समझा नहीं जाएगा, उनका समाधान नहीं किया जाएगा, तो वह अपना 100% आउटपुट किसी भी संगठन या संस्था को नहीं देते हैं। तो नेतृत्व जो बेहतर नेतृत्व होगा, जो बेस्ट नेतृत्व होगा, उसका पहला कार्य होगा कि अपने अधीनस्थों की जो भावनाएं हैं, अपने अधीनस्थों की जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको उनकी पर्याप्त समझ होनी चाहिए या उसके अंदर उसको समझने का मादा होना चाहिए, और उनको उनकी समस्याओं का समाधान करने की वृत्ति का भी उसके अंदर समावेश होना चाहिए। तो इस तरह से वह उसके अधीनस्थों की भावनाओं को समझता है और उसका समाधान करता है, तभी वह संगठन को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। दूसरा उसका जो कार्य होता है वह है सहयोग प्रदान करना। सहयोग प्रदान करना। संगठन के किसी भी कार्य का प्रकृति इस तरह की होती है कि सारे कार्य एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, और इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य या सहयोग की आवश्यकता रहती है। नेतृत्व का एक सबसे बड़ा कार्य यह भी है कि वह अपने अनुयायियों से किस तरह से कार्य लेता है या अपने अनुयायियों को किस तरह से वो ओरिएंट करता है, उनका वो किस तरह से सहयोग लेकर संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ उनका उन्मुखीकरण या उनका ओरिएंटेशन करता है। तो बेहतर नेतृत्व वह होगा
जो सभी का सहयोग लेने की प्रक्रिया में विश्वास करे। बगैर अपने अनुयायियों का स्वैच्छिक सहयोग लिए बगैर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकता या लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपने संगठन को नहीं ले जा सकता। इसलिए नेतृत्व का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है सहयोग लेने का कार्य करना। तीसरा है समन्वय। किसी भी संगठन के अंदर अनेक प्रकार के कार्य होते हैं और अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की निर्धारित भूमिकाएं होती है। एक ही कार्य को हो सकता है बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करें या एक ही व्यक्ति उस संगठन के अंदर बहुत सारे काम भी कर सकता है। अब सभी व्यक्ति जब अपना अपना कार्य करेंगे तो हो सकता है उन कार्यों की दिशाएं अलग अलग हो जाए। नेतृत्व की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन जिन व्यक्तियों को उसने जो जो भी काम दे रखा है उन सभी का उन्मुखीकरण संगठन के सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। संगठन के सर्वोच्च लक्ष्य के प्रति उनके कार्यों का उन्मुखीकरण तभी होगा जब उनको उनके दिलो दिमाग में यह बात होगी कि हम जो कार्य कर रहे हैं उनका फाइनली आउटपुट हमें यह संगठन के प्रति देना है। जब इस तरह की स्थितियां होगी संगठन के अंदर समन्वय या सभी कार्यों की दिशा या धारा एक बनाए रखने के लिए व्यक्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी नेतृत्वकर्ता के द्वारा किया जाता है। और इसका चौथा जो कार्य है वह है अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखना किसी भी संगठन के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि वह संगठन जो होता है वो अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन केवल तलवार के बल पर या दंड या भय के बल पर स्थापित नहीं किया जा सकता। संगठन की सफलता का मूल तत्व अनुशासन तभी आएगा जब नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति में विश्वास रखता हो, सभी की समस्याओं का समाधान करता हो और कार्य करने की एक निश्चित नियमावली, एक निश्चित प्रक्रिया को अडॉप्ट करता हो। इस तरह की क्रियाएं करके वह संस्था या संगठन के अंदर अनुशासन के माहौल को उत्पन्न करता है और अनुशासन का माहौल ही अंततोगत्वा संगठन की सफलता का कारक बनता है। और अगला है पांचवा है आदेश देना। नेतृत्व करने वाले का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह अपने अधीनस्थों को आदेश या निर्देश देने की ताकत रखता हो। जब तक वह आदेश और निर्देश द्वारा अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, तब तक वह नेतृत्व के कार्य को संपादित नहीं कर सकता। नेतृत्व के कार्य को संपादित करने के लिए नेता के लिए या लीडर के लिए या जो फ्रंट पे लीड कर रहा है उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने अनुयायियों को आदेश देने की ताकत रखता हो। आदेश देने का जब तक वह कार्य नहीं करेगा तब तक संगठन के अंदर चलायमान या संगठन के अंदर जो क्या बोलते हैं संगठन के अंदर जो पॉजिटिविटी या संक्रियात्मकता तब तक नहीं आ सकती जब तक वह आदेश नहीं देता है। आदेश देकर वो संगठन को या संस्था को गतिशील बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदेश देना भी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। और सबसे लास्ट है छठा, संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना। संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना नेतृत्व का सबसे लास्ट कार्य जिसके ऊपर अपन विचार विमर्श कर रहे हैं वह है कि संगठन के प्रति निष्ठा का बनाए रखना। किसी भी संगठन के अंदर अनुयायी, उसके फॉलोअर्स या उसके अंदर काम करने वाले जब तक उस संगठन के लक्ष्य के प्रति अपने को दिल और दिमाग से उसके प्रति जब तक समर्पित नहीं कर लेंगे तब तक संगठन अपने कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं कर सकता। कार्यों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि उस संगठन के अंदर काम करने वाले व्यक्ति दिल जान से, मन वचन से उस संगठन के प्रति निष्ठा की भावना रखें। और यह निष्ठा की भावना तभी आएगी जब नेतृत्व उनके अंदर निष्ठा के गुणों को विकसित करने की प्रवृत्ति का कार्य करेगा। बेहतर नेतृत्व वह माना जाता है जो अपने अधीनस्थों के मध्य संगठन के प्रति निष्ठा पैदा करे
और निष्ठा से वशीभूत होकर अगर वो उस कार्य को करते हैं तो बेहतर आउटपुट मिलने की संभावना रहती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक नेतृत्व के जो कार्य होते हैं वह अधीनस्थों की भावनाओं या उनकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना होना चाहिए। उसका कार्य ये होना चाहिए वो अपने अनुयायियों से सहयोग लेकर कार्य को आगे बढ़ाए और काम करने वाले विभिन्न प्रवृत्ति के लोगों के बीच में कार्य की सभी धाराओं को एक दिशा देने के लिए उसके अंदर समन्वय करने का गुण भी होना चाहिए। और वह संगठन की प्राणवायु के रूप में संगठन में जब तक अनुशासन नहीं बनाए रखता है तब तक संगठन अपने उचित लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए अनुशासन का गुण उसके अंदर होना भी बहुत आवश्यक है। वह संगठन को क्रियाशील रूप तभी दे सकता है जब उसके अंदर वह अपने अनुयायियों को संगठन के कार्यों के संचालन के लिए आदेश देने की प्रवृत्ति रखता हो और अंतिम जो कार्य उसका होता है वह अपने अनुयायियों के प्रति संगठन के अंदर निष्ठा बनाए रखने का कार्य भी करता है। तो इसी के साथ अपना नेतृत्व का आज का ये टॉपिक आधा लगभग कंप्लीट हो गया है। अपन कल दोबारा जब मिलेंगे तब नेतृत्व के गुणों के बारे में और नेतृत्व के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।